ये आपके दैनिक जागरण का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाता है। चाहे आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। और जब मैं स्टेट पीसीएस कहता हूं ना, तो आप देखते हैं सिविल सर्विस की तरह आपके राज्यों में पीसीएस का एग्जाम होता है। एमपी में एमपीपीएससी, बिहार में बीपीएससी, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ पीसीएस, राजस्थान में राजस्थान पीसीएस, यूपी में यूपी पीसीएस। इसकी बात हो रही है। और ये नहीं पढ़ा करिए, एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है और किसी खास टॉपिक पर किसी खास व्यक्ति के अपने ये विचार होते हैं। ठीक है। जरूरी था बफ कानून में बदलाव। अभी आप देखते हैं कि बफ संशोधन विधेयक आया था ना, और देखिए जब लोकसभा और राज्यसभा में कोई प्रस्ताव आता है उसे आप लोग विधेयक कहते हैं। वहां से पारित होता है, राष्ट्रपति की सहमति मिलती है, वो कानून बन जाता है। तो अब ये कानून बन चुका है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल का प्रारंभ करते समय यह स्पष्ट किया था कि उनकी सरकार अपने एजेंडे के अनुरूप ही आगे बढ़ेगी और आप देखते हैं कि बढ़ती रहेगी। इसी क्रम में उन्होंने बफ कानून में बदलाव का जो फैसला लिया उस पर पिछले दिनों संसद की मोहर लग गई। संसद के दोनों सदनों ने व्यापक बहस के बाद बफ संशोधन विधेयक को स्वीकृति प्रदान कर दी। मोदी सरकार ने अपने पहले और दूसरे कार्यकाल में भी अनेक बड़े फैसले लिए। इनमें अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर से हटाया गया था और आप लोगों को मालूम होगा कि जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांट दिया गया। जम्मू कश्मीर, लद्दाख दोनों केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तरह आपको विधानसभा देखने को मिलेगी। और आप देखते हैं कि नागरिकता कानून में संशोधन प्रमुख और उनकी सरकार ने मुस्लिम समाज में सुधार लाने की दृष्टि से 3 तलाक की कुप्रथा के खिलाफ कानून बनाने का जो फैसला किया वह भी एक बड़ा कदम था। इस फैसले ने मुस्लिम समाज की महिलाओं को उत्पीड़न और उपेक्षा से बचाने का काम किया। बफ कानून में बदलाव भी मुस्लिम समाज के हितों की रक्षा करने वाला फैसला है। और आप देखते हैं कि बफ की व्यवस्था आज़ादी के पहले से ही चली आ रही थी और आज़ादी के बाद पहली बार 1954 में बफ कानून बना। इसके बाद समय समय पर उसमें बदलाव किए गए और सबसे उल्लेखनीय बदलाव 1995 में किया गया और इसके जरिए आप देखते हैं कि बफ बोर्डों को और अधिक अधिकार दिए गए। 2013 में इन अधिकारों को और पुष्ट करते हुए बफ बोर्डों को मनमाने अधिकार दे दिए गए। बफ बोर्ड का मुख्य कार्य सामाजिक धार्मिक कार्यों के लिए दान की गई संपत्तियों की देखरेख करना और उसमें होने वाली आय से गरीब मुसलमानों की मदद करना है। और इसमें कोई संदेह नहीं कि बफ बोर्ड इस उम्मीद पर खरे नहीं उतरे। देश में सेना और रेलवे के बाद सबसे अधिक जमीन बफ बोर्डों के पास है। 1913 से लेकर 2013 तक बफ बोर्डों के पास कुल 18 लाख एकड़ जमीन थी। 2013 में बफ बोर्ड में संशोधन कर बफ बोर्डों को दिए गए मनमाने अधिकारों के चलते उनकी कुल जमीन 39 लाख एकड़ हो गई है। 2013 से 2025 के बीच यानी महज 12 साल में 21 लाख एकड़ जमीन बढ़ जाना यही बताता है कि बफ बोर्डों ने मनमाने तरीके से दूसरों की जमीनों को अपने नाम किया है। और इसके बाद आप देखते हैं कि भी उनकी आय नहीं बढ़ सकी। यह हैरानी की बात रही कि बफ बोर्डों से कोई भी यह पूछने जांचने वाला नहीं रहा कि उनकी इतनी अधिक संपत्ति के बाद भी उनकी आय क्यों नहीं बढ़ी। बफ संशोधन विधेयक के जरिए बफ बोर्डों की कार्यप्रणाली में अनेक बदलाव करने के साथ वफ कानून के उस विभेदकारी प्रावधान को खत्म किया गया और जिसके तहत बफ बोर्डों के फैसलों के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील का अधिकार नहीं था। बफ बोर्ड केवल इस गंभीर आरोप से ही दो चार नहीं है कि वे मनमाने तरीके से सरकारी और गैर सरकारी जमीनों पर अपना दावा करते रहते हैं, बल्कि इससे भी है कि वे अपनी जमीनों को गैर कानूनी तरीके से और औने पौने दाम में बेच देते या फिर उन्हें मामूली किराए पर दे देते। बफ की ना जाने कितनी जमीनें बिल्डरों को बेची जा चुकी हैं। वे उन पर रिहायशी और व्यवसायिक इमारतें खड़ी कर चुके हैं। इसी तरह यह भी किसी से छिपा नहीं है कि जिन बफ संपत्तियों से लाखों रुपए किराया मिल सकता है उनसे हजारों रुपए ही लिया जाता है। और इससे यह पता चलता है कि बफ बोर्डों में भारी भ्रष्टाचार व्याप्त है और इस भ्रष्टाचार में प्रभावशाली मुस्लिम नेता शामिल हैं और इनमें सियासी नेता भी हैं और मजहबी भी। कई राज्यों में ऐसे अनेक नेताओं के नाम भी सामने आए हैं। सामने आए हुए हैं। और आप देखिए जिन इससे कोई भी और यहाँ तक कि तमाम मुस्लिम नेता भी असहमत नहीं है कि बफ बोर्ड का उस उद्देश्य को पूरा नहीं कर पा रहे हैं जिनके लिए उनका गठन किया गया।
और वे ना तो अपनी संपत्तियों की सही देखरेख कर पा रहे हैं और ना ही आप देखते हैं कि उनके उपयुक्त आय अर्जित कर गरीब मुसलमानों को किसी तरह से मदद कर पा रहे हैं। और इससे निर्धन मुस्लिम समाज भी अच्छी तरह परिचित है। और तथ्य यह भी है कि वक्फ बोर्डों की भ्रष्ट और मनमानी कार्यप्रणाली को से पीड़ित लोगों में मुसलमानों की भी अच्छी खासी संख्या है। और इसी कारण वक्फ संशोधन विधेयक पारित होने के बाद अनेक मुसलमानों ने खुशी जताई और इनमें वे मुस्लिम भी है जिनकी जमीन जायदाद को वक्फ बोर्डों ने मनमानी तरीके से हथिया लिया था। ये वक्फ संशोधन विधेयक पारित होने के बाद विपक्षी दल भले ही यह कहें कि यह विधेयक मुस्लिम विरोधी है, लेकिन आप देखते हैं कि वे ये साबित करने में सक्षम नहीं है कि पुराना कानून कैसे मुस्लिम हितैषी था। विपक्षी नेता जिस तरह वक्फ संशोधन विधेयक पर विचार करने के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति की बैठकों में कोई ठोस सुझाव देने के बजाय यह शोर मचाते रहे कि मोदी सरकार इस विधेयक के जरिए मुसलमानों की अनदेखी कर रही है, उसी तरह लोकसभा और राज्यसभा में भी विपक्षी दलों ने यह आरोप भी बढ़ चढ़कर लगाया कि भाजपा अपने राजनीतिक स्वार्थ पूरे करने और सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने के लिए मुसलमानों को दबा रही है। इसमें वे भी हैं जो यह तो कह रहे हैं कि वक्फ कानून में बदलाव आवश्यक है, लेकिन प्रस्तावित बदलावों से सहमत भी नहीं हो रहे हैं। इसका एकमात्र कारण तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति है। और आप देखिए विपक्षी नेताओं में से कुछ सुप्रीम कोर्ट जाने की घोषणा कर रहे हैं और इसमें कोई रोक नहीं है, लेकिन आखिर देश में ऐसा कोई भी कानून क्यों नहीं होना चाहिए जो किसी संस्था समुदाय को विशेष अधिकार देता हो। ऐसे कानून तो संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। ऐसे ही कानून समाज में वैमनस्य पैदा करते हैं। एक पंथनिरपेक्ष देश में ऐसे किसी कानून के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए जो किसी समुदाय के विशेष अधिकार देता हो, और इसी तरह अलग अलग समुदायों को भिन्न अधिकार प्रदान करने वाले कानून भी नहीं होने चाहिए। उचित यह होगा कि अब मोदी सरकार सामान्य नागरिक संहिता की दिशा में आगे बढ़े और यह समय की मांग और आवश्यकता भी है कि देश के सभी समुदाय एक जैसे कानूनों से नियंत्रित हो और इसमें ही सभी समुदायों का हित भी है। देखिए संसद की बात करें तो इसके 3 भाग होते हैं, ये आप सभी को मालूम होने चाहिए, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और आप देखिए अगर लोकसभा में बात करें तो 543 सीटें हैं और राज्यसभा में 245 सीटें हैं। ठीक है, आप लोग क्या सोचते हैं? बस एक सामान्य जानकारी आप लोग जरूर रखिएगा इसके बारे में। और बाकी राजनीति हमारे देश में हर मुद्दे पर होती है तो वो तो होते ही रहेगी। अपने भीतर के राम को जगाएं। श्री राम जन्मोत्सव का भारतीय जन समाज की सांस्कृतिक जीवन यात्रा में विशेष महत्व है। श्री राम का मनुष्य रूप में लोकावतरण एक रोमांचकारी अवसर होता है जब हम उनको अपने जीवन में आसपास पाने की लालसा लिए रामनवमी मनाते हैं। प्रभु श्री राम की मनुष्य लीला एक ऐसे बड़े वितान पर आयोजित है जिसमें कोई भी सीधी रेखा नहीं है। मानव जीवन में हर किसी को अनुभव में आने वाली पीड़ा और सुख, निराशा और आशा, लोभ, मोह, भय और साहस, हास्य, परिहास तथा प्रेम, घेड़ा जैसे भावनाओं के आरोह अवरोह के अनेक क्षण एक के बाद एक लगातार श्री राम के जीवन में आते ही रहे और जो उनका संघर्ष रहा है उसी से वो भगवान बने हैं। यही मानव स्वभाव है कि और इसे स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना। सृष्टि बहुआयामी है और उसके सभी अवयव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और जब ये अवयव एक दूसरे के साथ समरस रहते हैं तो अस्तित्व में जीवन का संचार करते हैं। दूसरी ओर जब किसी कारणवश उनके बीच असंतुलन खड़ा होता है तो बाधाएं आती है और जिनका समन होना जरूरी होता है, तभी आप देखिए व्यवस्था की पुनर्स्थापना हो पाती। इस तरह का परिवर्तन वाला क्रम सृष्टि के चक्रीय स्वभाव की अनिवार्य उपेक्षा है। श्री राम को इसलिए धर्म का विग्रह कहा गया कि वह सतत धर्म की स्थापना में जुटे रहते हैं और उनके होते अधर्म संभव नहीं है। और इस रूप में वह उस विशाल भारतीय जन समाज की आत्मीयता की सुदृढ़ अध्ययन है जिसमें अमीर, गरीब और पढ़े लिखे से लेकर आप देखते हैं कि अनपढ़ तक सभी आप देखिए शामिल है। इसके लिए आज भी लोग रामनवमी की तिथि पर श्री राम के अवतरण की राह तकते हैं और नया बिहान हो। और आप देखिए राम की कथा आम आदमी की जिंदगी में घुली हुई है। सुख हो या दुख हो, हर्ष हो या फिर विषाद हो, हर तरह के अवसर पर श्री राम को याद करते हुए लोग जीवन का पहिया घूमता है। जन्म, मुंडन, यज्ञोपवीत, विवाह सभी संस्कारों के अवसर पर गाए जाने वाले लोकगीतों के नायक श्री राम ही होते हैं। श्री राम भक्तों के संरक्षण के लिए कठिन से कठिन परिस्थिति में भी सदैव उपलब्ध रहते हैं। निर्बल के बल तो राम ही होते हैं। ऐसा करते हुए श्री राम जाति वर्ग नहीं, वास्तविक भक्ति और प्रेम को महत्व देते हैं। जहां सबके प्रति उन्मुक्त भाव से उदार रहते हैं, वहीं स्वयं अपने से निर्लिप्त बने रहते हैं। राजभवन हो या फिर जंगल, सर्वत्र हर परिस्थिति में स्थिर बुद्धि श्री राम अपरिवर्तित और अविचल ही बने रहते हैं।
और मैं आप लोगों से कहता हूं ना कि जो आपके पास है उसमें पर्याप्त है, उसमें क्या बेहतर कर सकते हैं उस पर फोकस करना चाहिए। परिस्थितियों का, समस्याओं का रोना मत रोइए। अब आप देखते हैं कि एक समय राजा बनने जा रहे थे और आप देखते हैं कि एक ही पल में उन्हें जंगल जाना पड़ा। उन्होंने एक तरह से आप देखिए परिस्थितियों को स्वीकारा ना, उन परिस्थितियों से जूझा, लड़ा और उन समस्याओं को खात्मा कर दिया। मर्यादा का हनन श्री राम को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं है और इसलिए वह कोई भी कष्ट उठाने के लिए और अपने किसी भी हित को त्यागने के लिए तैयार रहते हैं। विधि और निषिद्ध अर्थात क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका स्पष्टीकरण कराते हुए मर्यादाएं जीवन में संतुलन स्थापित करती है। यह कुछ वैसे ही है जैसे नदी के दो तट यह बताते हैं कि नदी की धारा कैसे मर्यादा का आदर करते हुए एक सीमा में ही बहे। जैसे नदी में बाढ़ आने पर उपनती नदी के निकट का सारा क्षेत्र जलमग्न हो जाता है और आसपास की फसल और जनजीवन को भी भारी नुकसान पहुंचता है, वैसे ही मर्यादाओं का उल्लंघन भी सामाजिक जीवन के लिए बड़ा घातक सिद्ध होता है। और जब मर्यादाओं की सीमाएं टूटते हैं तो सामान्य जन जीवन प्रतिबंधित अस्त व्यस्त हो जाते हैं। चूंकि सामान्य लोग श्रेष्ठ जनों या फिर बड़ों का अनुगमन करते हैं, इसलिए उच्च पदस्थ लोगों का यह दायित्व होता है कि वे न केवल मर्यादा का पालन करें बल्कि आवश्यकता अनुसार नई मर्यादाओं को भी स्थापित करें। मर्यादा सदैव पारस्परिक होती है और उसकी एक प्रमुख भूमिका समाज को बांधकर सहेजने या फिर कहें संगठित रखने की भी होती। देश आज यह अनुभव कर रहा है कि मर्यादा के अभाव में कोई संगठन, सभा या सांसद सार्थक और सक्षम रूप से कार्य नहीं कर पाता है और जिसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ता है। इसी प्रकार विभिन्न पदों से जुड़ी भूमिकाओं का पद की गरिमा के अनुसार समुचित निर्वहन भी आवश्यक है। और आप देखिए आज स्वार्थ, मोह और छल कपट का बाजार गर्म है। नीति अनीति, सत्य असत्य और न्याय अन्याय आदि का कोई ध्यान रखे बगैर उच्च पदस्थ लोग भी विभिन्न प्रकार के भ्रष्ट आचरण में लिप्त हो रहे हैं। यह दुखद है कि राजनीतिक, न्याय और स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आए दिन आचरण की दृष्टि से कलुषित व्यवहार और मिथ्याचार की घटनाएं लगातार सुर्खियां बन रही हैं। इसी के साथ अपराधों की दुनिया का भी तेजी से विस्तार हो रहा है। ऐसे विकट हो रहे सामाजिक परिवेश में राम की प्रीति और अनुभूति मार्गदर्शक भी है और आश्वस्त भी करने वाली है। आज हमें अपने भीतर के राम को जगाने की और राममय होने की आवश्यकता है। श्री राम का स्मरण और उनके साथ तादात्म्य स्थापित करने की चेष्टा मनुष्य को कुमार्गगामी होने से बचने और सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। आज भी सत्य, धैर्य, धर्म, करुणा, क्षमा, मैत्री, अहिंसा आदि के पालन से ही जीवन को मूल्यवान बनाना संभव है। इस पथ पर आगे बढ़ने में मानव का कल्याण निहित है। राम राज्य का आशय दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों तरह के तापों से मानव समाज की मुक्ति है। इसके लिए मन, बुद्धि और कर्म तीनों को पवित्र करना होगा, तभी विचार में बल आ सकेगा और मन आप देखिए स्फूर्ति का संचार होगा और हमारे कर्म फलवान हो सकेंगे। इसी वृत्ति के साथ आप देखिए उन्नत होने पर ही देश के उत्थान के काम में कामयाबी मिल सकेगी। लेखक शिक्षाविद हैं गिरीश और मिश्र, इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय आप लोग बता सकते हैं। ये शाश्वत श्री रामनवमी का वह मांगलिक तिथि है जिसने शाश्वत सत्य सनातन परंपरा को मनुष्य रूप में अवतीर्ण कर धरती को जीवन का वरदान दे दिया। श्री राम मानवता के सर्जक और पोषक हैं। विचार, वाणी एवं कर्म के मानदंड होने से उत्कृष्ट जीवन की पद्धति है। वह आदर्श से पहले यथार्थ है। ऐसा सत संकल्प है जिसका कोई विकल्प नहीं है। मंद स्मृति के साथ जीवन का मधुर संवाद है जहां विवाद का कोई स्थान नहीं है, इसलिए बैरी भी उनके प्रशंसक हैं। और यदि कंटकाकीर्ण पथ के अनुगामी होने से जीवन की मूक वेदना है तो दीन दुखियों के सच्चे सुहृद होने से मुखर संवेदना भी। यज्ञ भी परमात्मा होने से सबके आराध्य हैं, किंतु आचारहीन के लिए दुराध्य भी है और दुराराध्य भी है। वह ऐसी आधार भूमि है जिसके सुदृढ़ बुनियाद पर जीवन का मंगलमय प्रसाद खड़ा होता है। समाज निर्माण की ऐसी पाठशाला है जिसमें आप देखिए सद्धर्म का हर पाठ समाहित है। धर्म का स्वरूप व्यापक होने से उसका पूर्ण और सही निर्देशन आवश्यक है। एकमात्र श्री राम के चरित्र से उसे पूर्णता प्रदान की है। उनके प्रत्येक आचरण की मर्यादा धर्म का क्षण लक्षण बन गई है। वह धर्म के साक्षात विक्रय है। भगवान श्री राम राक्षसों के वध के लिए नहीं है, अपितु अंतःकरण से आसुरी प्रवृत्तियों को समाप्त कर सद प्रवृत्तियों की स्थापना के लिए अवतरित हुए हैं। उन जैसा दीन वत्सलता, समरसता और बंधुत्वता का उदाहरण कहीं नहीं है। इसलिए
इसलिए समाज में हे समझे जाने वाले निषाद केवट भिल्ली जैसे मानव, जटायु जैसे अधम परछी, विभीषण जैसे असुर भी उन्हें प्रिय है। आज विखंडित हो रहे समाज और विनाश की ओर बढ़ रही दुनिया को सही दिशा देने में श्री रामचरितमानस जितना प्रासंगिक उपयोगी है उतना कोई नहीं। इसलिए धरती की अविरल जीवन धारा के साथ श्री राम सदैव ही अविबद्ध रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कितना अच्छा, सोचिए आप लोग की सीख वाला कॉलम लिखा गया है, इंटरेस्टिंग दिलचस्प कॉलम लिखा गया है। और हम लोग रामायण महाभारत से सीखते नहीं है, अपने धर्म से सीखते नहीं है, वरना बहुत कुछ सीखने के लिए है कि जिंदगी कैसी होनी चाहिए, इंसान को कैसा होना चाहिए। समझ रहे हैं आप लोग? माँ बाप का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता कैसा होना चाहिए, पिता पुत्र का रिश्ता कैसा होना चाहिए, पति पत्नी का रिश्ता कैसा होना चाहिए। समझ रहे हैं? सब कुछ आपको सीखने को मिलता है इनमें, लेकिन सीखें कहां? सरकारी मुकदमे तो यह स्वागत योग्य है कि विधि मंत्रालय ने सभी केंद्रीय मंत्रालयों को अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचने और अनुचित अपीलों को न्यूनतम करने का निर्देश दिया है। वैसे तो इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है, लेकिन जब तक कि ऐसा ना हो जाए तब तक निश्चित नहीं हुआ जा सकता है, निश्चिंत नहीं हुआ जा सकता है। यह सामान्य बात नहीं है कि करीब 7 लाख मुकदमे ऐसे हैं जिनमें पक्षकार केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से लेकर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है। इसका अर्थ है कि सरकार अपने ही नागरिकों के मुकदमेबाजी में उलझी हुई है। विधि मंत्रालय ने मुकदमों की संख्या कम करने के लिए जो निर्देश दिया उसमें इसका भी उल्लेख है कि सरकारी अधिसूचनाओं और आदेशों की विसंगतियां अदालती मामलों का एक बड़ा कारण बनती है। इन विसंगतियों के लिए सीधे तौर पर नौकरशाह जिम्मेदार है। उनकी ओर से जारी अधिसूचनाएं और आदेश ऐसे होते हैं जो कई बार आसानी से समझ नहीं आते, अथवा आप देखिए उनकी सरल व्याख्याएं कठिन होता है। स्पष्ट है कि इसमें भ्रम फैलता है और यही लोगों के वो मुकदमे में उलझाता है। जब तक सरकारी मुकदमों के लिए नौकरशाहों को जवाबदेह नहीं ठहराया जाएगा, स्थिति बदलने वाली नहीं है। नेताओं को समझना होगा कि नौकरशाहों के किए की सजा उन्हें और अदालतों में घसीटे गए लोगों को भुगतनी पड़ती है। और आप देखिए चिंताजनक केवल यही नहीं है कि केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालय 7 लाख मुकदमों में पक्षकार हैं, बल्कि यह भी है, आप देखते हैं कि इस मुकदमेबाजी में अच्छा खासा धन भी खर्च हो रहा है। कुछ वर्ष पहले आए एक आंकड़े के अनुसार एक दशक में मुकदमेबाजी में यह आप देखते हैं कि 400 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च हुई है। कोई भी समझ सकता है कि जिन मुकदमों में सरकार पक्षकार होती है उनमें खर्च की चिंता नहीं की जाती है। सरकारी विभागों की मुकदमेबाजी का एक अन्य कारण लोगों पर भरोसा न किया जाना है। प्रधानमंत्री कई बार कह चुके हैं कि सरकारी तंत्र को लोगों पर भरोसा करना चाहिए, लेकिन लगता है कि नौकरशाह यह समझने को तैयार नहीं है। लोगों पर अविश्वास के चलते ही वे छोटी छोटी बातों पर उन्हें अदालतों में ले जाकर खड़ा कर देते हैं। उनके लिए ऐसा करना इसलिए भी आसान होता है क्योंकि खुद उन्हें कोई कष्ट नहीं उठाना पड़ता है। वे इसकी भी परवाह नहीं करते हैं कि अदालती मामलों का निपटारा यथाशीघ्र हो और रही सही कसर तारीख पर तारीख के सिलसिले से पूरी हो जाती है। जैसे केंद्र सरकार मुकदमेबाजी में उलझी हुई है, वैसे ही राज्य सरकारें भी। एक अध्ययन के अनुसार देश में जो करोड़ों मामले लंबित हैं उनमें आप देखते हैं कि उसमें 45% में पक्षकार सरकार ही है। इस समस्या के समाधान के लिए केवल विधि मंत्रालय का निर्देश पर्याप्त नहीं है। केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकारों को चाहिए कि मध्यस्थता के जरिए मुकदमों का निपटारा करने की भी कोई व्यवस्था करें। और देखिए हमारी सर्वोच्च अदालत क्या है? सुप्रीम कोर्ट। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 124 आर्टिकल को जरूर रखिएगा। बेहतर आपदा प्रबंधन। आपदाओं की दृष्टि से उत्तराखंड बेहद संवेदनशील है। और देखिए उत्तराखंड है, देहरादून इसकी राजधानी, इसकी सीमा चाइना नेपाल से लगती है। राज्यों में हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश से लगती है। सन 2000 में से उत्तर प्रदेश से अलग करके राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 5 सीटें हैं। और पुष्कर सिंह धामी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। विशेषकर वर्षा काल में तो यहाँ कदम कदम पर आपदा परीक्षा लेती है। कहाँ? उत्तराखंड में। इस दौरान 4 धाम यात्रा का भी दबाव रहता है, जिससे चुनौतियां कई गुना बढ़ जाती हैं। इसी को देखते हुए सरकार आपदा प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत है। इसके तहत आधुनिक तकनीक एवं उपकरणों के समावेश पर जोर दिया जा रहा है। आपदा प्रबंधन विभाग से कहा गया है कि 4 धाम यात्रा मार्ग पर तीर्थयात्री एवं पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर रियल टाइम वार्निंग सिस्टम लगाना सुनिश्चित किया जाए। स्वास्थ्य विभाग से भी अस्पतालों की आपदा प्रबंधन योजना को 1 माह के भीतर प्रस्तुत करने को कहा गया है। उद्देश्य यही है कि हम किसी भी तरह की आपदा का मुकाबला करने को तैयार रहें और आपदा के प्रभाव को न्यून से न्यून किया जा सके। सरकार का जो जोर मौसम के सटीक पूर्वानुमानों पर भी है और आप देखते हैं कि इससे संभावित आपदाओं का सामना करने के लिए प्रभावी रणनीति बनाने में मदद मिलेगी। डाटा एनालिसिस के भी मजबूत तंत्र विकसित किए जाने की कवायद चल रही है और सरकार का सोच है कि स्कूलों में पहली कक्षा से ही आपदा प्रबंधन विषय किसी न किसी रूप में सम्मिलित किया जाए
और इस पर तेजी से अमल भी होना चाहिए ताकि बच्चे भी चुनौतियों से जूझने के लिए स्वयं को तैयार कर सकें। सबसे अहम बात यह है कि आपदा प्रबंधन के लिए की जाने वाली हर पहल का क्रियान्वयन भी तेजी से हो। यह हम सबकी जिम्मेदारी है। क्या है? हम सबकी जिम्मेदारी है। ये अंतरिक्ष में कबाड़ की बढ़ती समस्या, तो आप देखिए अंतरिक्ष में कबाड़ की समस्या तेजी से बदतर हो रही है और इससे पृथ्वी की निचली कक्षाओं में तैनात उपग्रहों के लिए खतरा बढ़ रहा है। दुनिया में मौसम में के उतार चढ़ाव को देखने, दूर दराज की बस्तियों को जोड़ने और नेविगेशन ऐप को संचालित करने के लिए हजारों उपग्रह हमारे ग्रह का चक्कर लगाते हैं। उनकी कक्षाएं अंतरिक्ष में कचरे से भरी हुई हैं। अंतरिक्ष कचरे के बारे में ताजा जानकारी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के अंतरिक्ष कचरा कार्यालय की विज्ञानी एमा स्टीवेंसन ने जुटाई। उन्होंने विस्तृत डाटा एकत्रित करके बताया कि किस प्रकार अप्रयुक्त उपग्रह, बचे हुए रॉकेट, हार्डवेयर और अनगिनत टुकड़े सक्रिय उपग्रहों को खतरे में डाल रहे हैं। अंतरिक्ष का कबाड़ मूल रूप से वह कबाड़ खाना है जिसमें हमने कक्षा में बनाया। और आप देखते इसमें पुराने उपग्रह, रॉकेट के टूटे हुए भाग और पिछले टकराव से उत्पन्न छोटे छोटे टुकड़े शामिल हैं जो तेज गति से पृथ्वी के चारों ओर तैर रहे हैं। हर टुकड़ा चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, बड़ी क्षति पहुंचाने की क्षमता रखता है और 27,360 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाला एक छोटी चिप या परत भी अंतरिक्ष यान में छेद कर सकती है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन लगातार इस मलबे पर नजर रखता है। कभी कभी उसे इससे बचना भी पड़ता है। यह आवाज की गति से भी तेज भाग रहे टुकड़ों के झुंड से बचते हुए ट्रैफिक के बीच से गाड़ी चलाने जैसा है। अगर हम इस समस्या पर काबू नहीं पाते हैं तो हालात और भी बदतर हो सकते हैं। विज्ञानियों को केस्लर सिंड्रोम नामक एक चीज की चिंता है। यह एक ऐसा परिदृश्य है जहां एक टक्कर से और अधिक मलबा बनता है और जिससे और अधिक टकराव होते हैं और आप देखते हैं कि यह सिलसिला बढ़ता रहता है। अगर ऐसा होता है तो उपग्रहों और यहाँ तक कि अंतरिक्ष यात्रियों को लॉन्च करना बहुत खतरनाक हो सकता है। ऐसी स्थिति में हम जीपीएस, मौसम डाटा और ढेर सारी आधुनिक संचार प्रणालियां तक पहुंच खो देंगे जिस पर आप देखें कि जिन पर हर दिन निर्भर रहते हैं। अंतरिक्ष में आप देखिए मलबे की संख्या उपग्रहों से कहीं अधिक है और नए आंकड़े बताते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर कितना, ये आप देखिए 40,000 से ज्यादा वस्तुएं ट्रैक की गई हैं जबकि कार्यरत अंतरिक्ष यानों की संख्या इनकी 1/3 से भी कम है। दुनिया भर के संगठन अनुपयुक्त उपग्रहों और रॉकेट के चरणों को साफ करने के लिए मलबे के नियमों को अपडेट कर रहे हैं। कुछ ने कचरे के भार को कम करने और भयावह टक्करों को रोकने के लिए 5 वर्ष या उससे अधिक का समय का लक्ष्य रखा है। अभी तक यह सीमा 25 वर्ष की थी। और आप देखिए अंतरिक्ष में मलबे की बढ़ती अव्यवस्था को कम करने के लिए नियमों को सख्ती से लागू करना अंतरिक्ष एजेंसियों और व्यवसाय कंपनियों की जिम्मेदारी है। और हमारी अंतरिक्ष एजेंसी कौन सी है? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। बेंगलोर कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अंतरिक्ष की बात करें तो पृथ्वी के वायुमंडल से परे और खगोलीय पिंडों के बीच का वह विशाल खाली सा विस्तार जिसमें तारे, ग्रह, चंद्रमा और अन्य आकाशीय वस्तुएं मौजूद हैं ना, उसी को अंतरिक्ष कहते हैं। ये टिप्पणियां रहती हैं, इन्हें पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म पर डाल दी जाती है, तो वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए आज संडे है तो काम के आर्टिकल तो कम ही रहते हैं। ये आप देखते हैं कि आज्ञान से उपजता अहंकार, आजकल साहित्य उत्सव, व्याख्यानों, भाषण आदि में हिंदी के कई, ये आप देखें युवा उपन्यासकार अक्सर परंपरा को कोसते हुए दिखते हैं, परंतु वास्तविकता यह है कि जो लोग अपनी परंपराओं को या पूर्वज लेखकों को नकारते हैं उन्हें अपनी परंपराओं का ज्ञान नहीं होता है। पारंपरिक लेखन के प्रति उपेक्षा भाव रखते हुए वे स्वयं की प्रशंसा में आत्ममुग्ध दिखते हैं। इंटरनेट मीडिया के इस दौर में ऐसी घटनाएं अधिक होने लगी हैं। स्वयं को दिनकर और निराला से श्रेष्ठ मानने वाले कई कवियों को आज भी आप फेसबुक पर देख सकते हैं जिनकी श्रेष्ठता बोध का आधार फेसबुक लाइक्स होते हैं। अनंत विजय लिख रहे हैं सांस्कृतिक समरसता का पर्व, आज रामनवमी है ना, तो उसी को लेकर बातें हो रही। पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं आप लोग। अब आपका कोई सुझाव हो, मेरे लिए सवाल हो तो जरूर आप लोग बताया करिएगा। धन्यवाद।